नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। चैप्टर का नाम है शासक एवं इतिवृत्त। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 बुक है और इसका चैप्टर है शासक एवं इतिवृत्त। मुगल वंश से संबंधित यह आपका चैप्टर है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मित्रों, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8831839727 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं और अच्छे से इसे समझते हैं। विशिष्ट अवसर पर दरबार का माहौल। देखिए, तुलादान क्या है, तुलादान की प्रथा क्या है, मैं आपको बता दूं। पुराने समय में या अभी भी हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर आप अपने वजन के बराबर, भार के बराबर अगर आप दान कर देते हैं, सोना चांदी हीरा मोती अन्न धान कपड़े वस्त्र जो भी कुछ हो, अगर दान कर देते हैं तो यह पुण्य की प्राप्ति होती है। तो तुलादान की प्रथा हमारे इतिहास में थी और यह प्रथा जैसे यह थी, यह प्रथा इसमें ये है कि वजन के बराबर दान किया जाता है। और जो पुराने राजे महाराजे आदि होते थे वह अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने बर्थडे पर वह लोग अपने वजन के बराबर चीजों को दान कर देते थे। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसी परंपरा राजपूतों में थी, राजपूत राजाओं में थी। तो इसी परंपरा को मुगलों ने भी अपनाया था। ऐसी परंपरा को मुगलों ने भी अपनाया था। तो देखिए, विशिष्ट अवसर पर दरबार का माहौल, सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद या शबे बारात, होली जैसे विशिष्ट अवसर पर दरबार का वातावरण जीवंत हो उठता था। इसके अतिरिक्त मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाते थे। सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का देखिए इसमें क्या होता था। मुगल जो शासक थे वह 3 तरह का त्योहार मनाते थे। पहला तो जन्मदिन अपना मनाते थे, फिर बसंत के आगमन पर फारसी नववर्ष उत्सव जिसे नौरोज बोला जाता है वह भी मनाते थे। ठीक है, तो ये सभी वह मनाते थे। ठीक है, जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था। बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। वस्तुओं से तोला जाता था और फिर उन वस्तुओं को क्या किया जाता था, दान में बांट दिया जाता था। तो तुलादान की प्रथा राजपूत राजाओं में भी थी, लेकिन बाद में मुगलों ने भी इसे अपनाया। औरंगजेब ने कट्टरता के कारण इस तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था। अभिवादन करने के तरीके। मुगलों में अभिवादन करने का तरीका क्या होता था। देखिए मित्रों, जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों के लिए है। इसमें आपको 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, फुल मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा 6 to 12 का। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अभिवादन के तरीके। मुगल जो दरबार था, ये जो मुगल शासक थे उनके सामने कौन व्यक्ति, कौन से अधिकारी, कर्मचारी, सेवक किस तरह से अभिवादन करेंगे, इसके भी तरीके निश्चित थे। शासक को दिए गए अभिवादन का तरीका व्यक्ति के दर्जे को दर्शाता है। देखिए, शासक को अगर कोई मुगल शासक बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ होता था अगर राज सिंहासन पर, तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा झुककर, अधिक झुककर अगर अभिवादन करता था उस व्यक्ति का दर्जा उतना ही ऊंचा माना जाता था। तो देखिए, अभिवादन के तरीके से व्यक्ति के दर्जे निश्चित होते थे। अधिक झुककर अभिवादन करने वाले व्यक्ति का दर्जा अधिक ऊंचा माना जाता था। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप। देखिए, आत्मनिवेदन का या अभिवादन का जो सबसे उच्चतम रूप था वह क्या था, सिजदा। सिजदा मतलब एकदम लौट जाना, या दंडवत। दंडवत जैसे आप जानते हैं वैसे सिजदा होता था, एकदम जमीन पर लौट जाना बादशाह के सामने, इसे सिजदा बोला जाता था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीके के स्थान पर, देखिए, शाहजहां ने यह सिजदा वाली प्रथा बंद करवा दिया और सिजदा के स्थान पर उसने क्या किया, 4 तस्लीम और जमी बोशी के तरीके अपनाए थे। जमी बोशी का मतलब होता था जमीन चूमा जाता था। ठीक है, बादशाह बैठा होता था तो उसके सामने जमीन चूमा जाता था या 4 तस्लीम की जाती थी। यह शाहजहां ने इस प्रथा को शुरुआत की थी। ठीक है, और सिजदा और पाबोस इसने क्या किया, बंद करवा दिया। जिसमें सिजदा में मतलब होता था कि बादशाह के सामने दंडवत हो जाना, और पाबोश में होता था कि बादशाह का चरण चुंबन करना, चरण को चूमना, पैर को चूमना। तो इस दोनों प्रथाओं को शाहजहां ने बंद करवा दिया। उसके स्थान पर 4 तस्लीम और जमीबोशी के तरीके उसने अपनाए थे। झरोखा दर्शन। देखिए, झरोखा दर्शन भी है राजपूतों की परंपरा थी कि राजपूत राजा जो होते थे वह दिन में एक बार मतलब सूर्योदय के समय क्या करते थे, वह एक झरोखे से अपने राजमहल से झांकते थे और लोगों को अपना दर्शन देते थे।
ठीक है। तो यह झरोखा दर्शन की प्रथा और अकबर ने शुरू की थी। बाद में औरंगजेब ने इस झरोखा दर्शन की प्रथा को भी बंद करवा दिया, ठीक है, क्योंकि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसको इस्लाम के विरुद्ध मानता था, ठीक है। तो झरोखा दर्शन यह प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। इसके अनुसार बादशाह अपने दिन का प्रारंभ सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थना अकबर करता था और उसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे और झरोखे में आता था, और उसके नीचे लोगों की भीड़ होती थी। बादशाह की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती थी। जिस तरह से स्टार लोगों को देखने के लिए लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन रोज जब तक अपने घर से वह लोगों को अपना दर्शन देते हैं, ठीक है। जैसे शाहरुख खान की जो बंगला है मन्नत, ठीक है, तो वहां पर हमेशा भीड़ लग जाती है शाहरुख खान को देखने के लिए। तो ये भीड़ इतना ज्यादा लग जाती है, हजारों की संख्या में लग जाती है कि सुरक्षाकर्मी खुद आकर कहते हैं कि शाहरुख से कि आप एक बार अपने छत पर से हाय हेलो कर दीजिए ना, हाथ हिला दीजिए, ताकि ये भीड़ जो है फालतू की भीड़ है ये छट जाए, ठीक है। इसी तरह से समझिए, इसी तरह से अकबर के समय में ऐसी भीड़ लगा नहीं करती थी। अकबर ने तो खुद यह प्रथा को शुरुआत किया था कि वह दिन में एक बार दर्शन देगा, ठीक है। तो अकबर ने मुसलमानों में इस प्रथा का शुरुआत किया था, अकबर ने मुस्लिम शासकों में इस प्रथा का शुरुआत किया था, लेकिन इस प्रथा का प्रारंभ इस प्रथा तो राजपूत राजाओं में पहले से थी, ठीक है। तो देखिए, तो पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे झरोखे में आता था। इसके नीचे लोगों की बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रही होती थी भीड़, और इसे झरोखा दर्शन कहते हैं। मतलब झरोखे से भीड़ को देखना, इसे झरोखा दर्शन कहते हैं। तो इस प्रथा को भी औरंगजेब ने क्या किया, बंद करवा दिया। मुगल परिवार में स्त्रियों की दशा कैसी थी भैया, स्त्रियों की भूमिका कैसी थी मुगल दरबार में? देखिए, पहले तो कुलीन, जो जैसे किसी राजे रजवाड़े की जो बेटियां होती थी उससे जो बादशाह शादी करता था, ठीक है, वह कुलीन मानी जाती थी, उनको बेगम कहा जाता था। लेकिन कुछ ऐसे महिलाओं से भी शादी करता था जो कुलीन नहीं होती थी, छोटे मोटे कर्मचारियों, अधिकारियों या सामान्य जन की महिलाएं थी, तो उन्हें अगहा कहा जाता था। देखिए, बेगम कहा जाता था उस पत्नी को जो कुलीन परिवार से या शाही परिवार से आती थी, अगहा उस पत्नी को कहा जाता था जो सामान्य परिवार से थी, ठीक है। और उसके अलावा अगहा के बाद भी अगाचा होती थी, अगाचा। तो यह बेगम, अगहा और अगाचा, बेगम सबसे ऊपर, अगहा उसके बाद और फिर अगाचा सबसे निम्न, ठीक है। अगाचा को उपपत्नी बोला जाता था, ठीक है, डिप्टी वाइफ। तो डिप्टी वाइफ का कॉन्सेप्ट अकबर के समय में था, ठीक है। तो देखिए, मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों तथा अन्य स्त्रियों जो कुलीन परिवारों से नहीं थी, देखिए, कुलीन परिवार से जो स्त्रियां होती थी बेगम कहा जाता था, और वो अन्य स्त्रियों जो कुलीन परिवार से नहीं थी उन्हें अगहा कहा जाता था। इस दोनों में क्या होता था, अंतर होता था। दहेज के रूप में पर्याप्त नकदी या बहुमूल्य वस्तुएं लाने वाली बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वह कुलीन होती थी और दहेज में सबसे ज्यादा धन लेकर आती थी, ठीक है। राजतंत्र से जुड़ी हुई महिलाओं में उपपत्नियों की स्थिति सबसे निम्न होती थी, और सबसे निम्न जो होती थी अगाचा की होती थी। इन्हें नगद मासिक भत्ता, देखिए अगाचा को क्या मिलता था, नगद मासिक भत्ता मिलता था अपना खर्च चलाने के लिए, और अपने अपने दर्जे के अनुसार उपहार भी मिलता था। अगाचा में भी मतलब कई तरह की अगाचा होती थी। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यह इन्हें पत्नी भी माना जाए कि न माना जाए, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगहा एवं अगाचा में क्या अंतर था, यहाँ पर देख लीजिए। मैंने बताया है ना, अगहा जो होती थी सामान्य जन की महिलाएं होती थी, ठीक है, और अगाचा जो होती सबसे निम्न दर्जे की महिलाएं होती थी, जिसे अकबर विवाह करता था। अकबर नहीं, मतलब मुगल वंश में के जो बादशाह होते थे शादियां करते थे। देखिए, वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह से स्थायी नहीं था। यदि पत्नी की इच्छा हो, यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से 4 पत्नियां ना हो, अगर देखिए ऐसा नहीं है कि वंश आधारित ढांचा है, बेगम जो होती अगहा और अगाचा में भी लोग बेगम बन सकती थी, ठीक है, अगर पहले से 4 पत्नियां नहीं है तो। कुल मिलाकर देखिए, इस्लाम में केवल 4 पत्नियों की ही इजाजत थी, लेकिन तब भी बहुत सारी पत्नियां लोग रखा करते थे। तो 4 पत्नियां तो बेगम हो जाती थी, और बाद में अगहा अगाचा जितना मुझे उतना रखें, ठीक है। तो यही देखिए, अगर पहले से 4 पत्नियां नहीं है अगर शासक की, तो वह बाकी कुलीन या कुलहीन किसी से भी शादी कर सकता है और उसे बेगम की उपाधि दे सकता है। उसके पास पहले से अगर 4 पत्नियां न हो तो अगहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। ऐसी स्त्रियों को प्रेम और मातृत्व विधिवत रूप से विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, ठीक है। तो मातृत्व भी पा सकती थी और प्रेम भी पा सकती थी अगहा और अगाचा। केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण, ठीक है। मुगल काल में केंद्र जो था सबसे शक्तिशाली बिंदु होता था। सबसे शक्तिशाली बिंदु क्या होता था, दिल्ली होता था। और दिल्ली से जो 21-22 सूबे थे, ठीक है, सूबों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, और औरंगजेब के समय में शायद 21 सूबे थे, और
बादशाह अकबर के समय में 20 सूबा था, मतलब 20 प्रांत था। तो केंद्र का प्रांतों पर पूरा नियंत्रण होता था। प्रांतों में कौन बैठते थे? प्रांतों में जो रूल करते थे वह सूबेदार कहलाते थे, ठीक है। जो प्रशासनिक कार्य देखते थे सूबेदार कहलाते थे, जो वित्तीय कार्य देखते थे दीवान कहलाते थे। और यह सूबेदार और दीवान दो अधिकारी सूबेदार क्या बोलते हैं प्रांतों में अकबर ने बैठाए रखे थे, मतलब मुगल शासकों ने बैठाए रखा था। सूबेदार जो होता था उसे प्रशासनिक पावर तो होता था लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं होते थे, और बिना वित्तीय अधिकार किए वह कुछ कर नहीं सकता था। दीवान जो होता था वित्तीय अधिकार तो होते थे लेकिन प्रशासनिक में सैनिक उसके पास नहीं होते थे, ठीक है। इसलिए दीवान और सूबेदार दोनों ही बादशाह के क्या थे? बादशाह के वफादार बने थे और दोनों एक दूसरे की चुगली बादशाह से करते थे, ठीक है। केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण, तो देखिए मुगल सम्राटों की प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय शासन व्यवस्था के स्वरूप के समान ही था। देखिए केंद्र में जिस तरह से शासन व्यवस्था होती थी उसी तरह से प्रांतों में भी शासन व्यवस्था होती थी। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में, साम्राज्य का विभाजन क्या था? प्रांतों में था, प्रांतों अथवा सूबे में कर दिया गया था। और प्रत्येक सूबा जो होता था सरकारों में बटा होता था। सरकार किसमें बटा होता था? परगना में बटा होता था। परगना किसे कहते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए भारत है, हमारा देश है, तो हमारा देश जो है अलग अलग प्रांतों में विभाजित है। जैसे मान लीजिए बिहार, ठीक है, बिहार मान लीजिए, तो बिहार जो है अलग अलग जिला में बटा हुआ है। तो जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। अब जो जिला होता है, जनपद होता है, वो अलग अलग तहसीलों में बटा होता है, तो उसे परगना कहा जाता था। आज भी तहसील को परगना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे सूबेदार क्या है। सूबेदार प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे बड़ा अधिकारी प्रांत का कौन होता था? सूबेदार होता था। सूबे के सभी अधिकारी इसके अधीन होते थे, ठीक है। सूबेदार ही प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। लेकिन एक और अधिकारी था दीवान, ये सूबेदार से नीचे ही था लेकिन इसके पास कुछ अलग अधिकार थे। दीवान प्रांत का प्रमुख वित्तीय अधिकारी था। प्रांतीय खजाने की देखभाल करना, प्रांत की आय व्यय का हिसाब रखना, दीवानी मुकदमे का फैसला करना, राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना आदि दीवान के महत्वपूर्ण काम थे, ठीक है। फिर देखिए एक और अधिकारी था बख्शी, मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या था? यह सैन्य प्रमुख होता था। बख्शी जो था प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। प्रांत में सैनिकों की भर्ती करना और उसमें अनुशासन बनाए रखना इसके प्रमुख कार्य थे, इसके मीर बख्शी के। फिर देखिए कोतवाल होता था। कोतवाल जो होता था प्रांतों की राजधानी और महत्वपूर्ण नगरों की आंतरिक सुरक्षा, शांति एवं सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रबंध कोतवाल द्वारा किया जाता था, ठीक है। फिर सदर एवं काजी, सदर और काजी, यह न्याय से संबंधित काम करता था, सदर और काजी। तो देखिए प्रांत में सदर और काजी का पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वो प्रजा के नैतिक चरित्रों की देखभाल करता था, प्रजा में कितनी नैतिकता है इसकी देखभाल करता था। कुल मिलाकर काजी था, ठीक है, धर्म का ठेकेदार था, एक तरह से समझ सकते हैं। काजी के रूप में वो प्रांत का मुख्य न्यायाधीश भी होता था और धर्म के अनुसार वो क्या करता था? न्याय भी करता था, ठीक है। अगला देखिएगा, शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेश वाहक या अन्य कर्मचारी होते थे जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे, ठीक है। ये लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। तो एक लिपिक वर्गों का भी एक वर्ग लिपिकों का होता था, कलरकों का होता था, जो लेखाकार या लेखा परीक्षक आदि होते थे और कागजी कार्य करते थे। मुगल सम्राटों ने प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। मुगल सम्राट किस प्रकार से प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण रखते थे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। सम्राट स्वयं प्रांतीय प्रशासन में पर्याप्त रुचि लेता था। ऐसा नहीं है कि सम्राट प्रांतों में विभाजित कर दिया और फिर दीवान और सूबेदार को खाली छोड़ दिया। वह लगातार रिपोर्ट लेता था, दीवान से भी लेता था, सूबेदार से भी लेता था। तो प्रांतीय सम्राट जो होता था वह प्रांतीय प्रशासन में पर्याप्त रुचि लेता था। प्रांत के प्रमुख अधिकारी सूबेदार की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी और वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रशासनिक कार्य कुशलता को बनाए रखने और सूबेदार की शक्तियों में असीमित वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से प्रायः 3 या 5 वर्षों के बाद सूबेदार का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला भी कर दिया जाता था। अब सोच लीजिए, मतलब एक सूबेदार काफी लंबे समय तक एक सूबे का सूबेदार न रहे, ठीक है, ताकि वो अपनी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत न कर ले उस सूबे में, ठीक है। तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक तबादला कर दिया जाता था सूबेदारों का, ठीक है। प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। प्रांतों में गुप्तचर व्यवस्था भी होती थी ताकि सूबेदार या दीवान या बाकी कहीं भी विद्रोह न भड़क सके, ठीक है। परिणाम स्वरूप प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं सम्राट को मिलती रहती थी। सम्राट द्वारा समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण भी कराया जाता था। सम्राट जो था समय समय पर प्रांतों का भ्रमण भी करता था, ठीक है। इतिवृत्ति, इतिवृत्ति है, इतिवृत्ति लिखा है। इतिवृत्ति का मतलब होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतिवृत्ति प्रमुख रूप से मतलब कि जो भी मुगल वंश के जो भी डॉक्यूमेंट थे, जैसे अकबरनामा क्या है? डॉक्यूमेंट ही तो है। बाबरनामा क्या है? डॉक्यूमेंट ही है।
तो इतिवृत्त मुख्य रूप से मुगल काल में लिखे गए दस्तावेज थे। ये दस्तावेज प्रमुख रूप से मुगल बादशाहों द्वारा लिखवाए गए थे। मुगल बादशाह द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है, अगर मुगल साम्राज्य का अध्ययन करना है, दरबार का अध्ययन करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इतिवृत्त ही है, मतलब दस्तावेज ही है जो मुगल दरबार में लिखे गए थे। इतिवृत्त की रचना के उद्देश्य, यह इतिवृत्त क्यों लिखे गए थे, दस्तावेज क्यों तैयार किए गए थे? शासक की भावी पीढ़ी को शासन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। उस समय भैया अकबर के समय में क्यों साहित्य की रचना हुई थी, क्यों उस समय दस्तावेज कलेक्ट किए गए थे, क्यों कलेक्ट किए गए थे? यह अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर यह थोड़ी जानते थे कि हमको पढ़ा जाएगा 200, 300, 400, 500 वर्ष बाद, 500-600 वर्ष बाद में पढ़ा जाएगा। वह ऐसा नहीं सोच रहे थे, वह यह सोच रहे थे कि भावी पीढ़ी जो है यह जानकारी प्राप्त कर ले कि किस तरह से हमने शासन किया था। ठीक है, तो शासक की भावी पीढ़ी को शासन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे। मुगल शासकों के विरोधियों को चेतावनी देने के लिए ये भी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे तथा यह बताना कि विद्रोह का परिणाम असफलता है, क्योंकि वह अपनी इतिवृत्ति में, अपने दस्तावेज में बहुत सारे विद्रोहों के दमन को भी वह दिखाते थे। इतिवृत्तियों के लेखक जो थे मुख्यतः दरबारी होते थे। इतिवृत्त के मुख्य विषय क्या थे? शासन काल की घटनाएं। अब उस इतिवृत्त में, मैं बार बार इतिवृत्त कह रहा हूँ, दस्तावेज समझिए। तो उसमें क्या होता था? शासन काल की घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग की जानकारियां, युद्ध आदि का वर्णन पूरी तरह से बखूबी उसमें रहता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।